बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग 24 न्यूज़ पे मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की भी सुबह आपकी बहुत बहुत अच्छी गुजरे, ये मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नाज़रीन, जैसे कि हम अपना शो का आगाज़ करते हैं पॉजिटिविटी के साथ और बहुत पॉजिटिव सोच फैलाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हम सारे के सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव एक्ट करते हैं और इस तरह की जो परफॉर्मेंस हम करते हैं वो इसलिए भी करते हैं ताकि ये पॉजिटिविटी फैले, सिर्फ हमारे सेट तक यहाँ महदूद ना हो या हमारी सोच तक महदूद ना हो, और ये सारी पॉजिटिविटी आप तक पहुँचे और आपकी भी जो दिन का सुबह का जो आगाज़ है वो सारा पॉजिटिविटी के साथ हो। अभी थोड़े दिन पहले एक शो किया था मैंने, जिसमें मेरे साथ शफीकुर रहमान साहब थे, उबैद भाई थे। हम उसमें बात कर रहे थे कि मर्द की एक शादी होती है तो फिर उसका रिस्क बढ़ता है, क्योंकि उसकी बेगम जो है उसकी किस्मत में आती है, दो लोगों का नसीब जुड़ता है और फिर रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरह मर्द की जब दूसरी शादी होती है तो फिर उसका रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि औरत के नसीब से मर्द को रिस्क लिखा गया है। जब दोनों का रिस्क मिलता है, आपस में नसीब मिलता है, तो रिस्क मर्द का और बढ़ जाता है। इसी तरह बहुत सी ऐसी मिसाल हमें शफीक साहब ने और वैद भाई ने उस दिन दी थी कि बहुत से ऐसे हमारे, अगर आप देखें तो मिसाल है हमारे दीन में कि कुछ लोगों को मशवरा दिया गया, कुछ लोगों को कहा गया कि अगर अपने रिस्क में बरकत चाहिए, रिस्क में इजाफा चाहिए और तुम्हें इस तरह से कामयाब होना है अपने किसी काम में, तो दूसरी शादी कर लो। फिर आगे किसी और में तीसरी चौथी जितनी शादियाँ उतनी जो है वो रिस्क में फरागत होती है। तो एनीवे इस चीज़ को अगर हम बहुत पॉजिटिवली देख लें तो बात ये थी कि नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम, ये सारी चीज़ें नीयतों के ऊपर है। आज मेरे एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया है आज के दौर में, और ये बड़े मैं कहूँगी बहादुर इंसान है और मर्दों के लिए तो मैं कहूँगी हीरो भी है। पता नहीं लोग मुझे कहेंगे कि मैं इतने मर्दों को क्यों सपोर्ट करती हूँ इस बात पे, बट देखिए बात सही है, आज की औरत अपने मर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मगर ये बहुत बड़ी बहादुरी है कि हमारे पास फराज भाई हैं, फराज अहमद, जिन्होंने माशाल्लाह से 2 शादियाँ की है और इनकी स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। स्टोरी ये है कि जो इनकी पहली शादी थी, इनकी बेगम ने ही इनकी दूसरी शादी कराई है। अब वो मैंने वही दूसरी मिसाल ये दी थी कि अगर बेगम अपने मियाँ की ख़ुद दूसरी शादी करा दे तो भी बेगम जो पहली बीवी है उसका भी और मियाँ का भी रिस्क बढ़ जाएगा। अगर वो चाहती है कि मेरे मियाँ का रिस्क बढ़े तो पहली बेगम उसकी दूसरी शादी करा दे मियाँ की। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड, लेट्स टॉक टू फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप जहाँ बैठे वहाँ आपको बैठना नहीं चाहिए था, आपको बैठना कहीं और चाहिए था, मगर मैं आपको बाद में बैठाऊंगी। इधर पहले तो मुझे ये बताइए, ये हिम्मत, ये हौसला आया कैसे? बस बड़े हो गया, यानी कि शौक था शुरू से ही। तो 2 शादियों का? हाँ। नहीं, राज ना छुपाइएगा, मोड़ ये राज हवेली से बाहर निकाले ताकि जो मेरे बाकी भाई हैं उनमें भी हौसला पैदा हो। ये क्या बात है कि बहादुरी सिर्फ एक बंदे में, बाकी सारे हो? सबको करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? सबको करनी चाहिए। हुआ क्या था, कैसे हुई? होना से शौक हो गया, ये थोड़ी होता। बताइए। होना क्या था कि पहले शादी से पहले एक शादी में गए थे हम, ये दोनों की पसंदीदा मैं हूँ, ये दोनों की मैं पसंदीदा पहले शादी। आपकी बेगम को इंट्रोड्यूस करवा दूं। पहली बेगम कौन सी है? ये मिस्टर वेरिया। आपका नाम क्या है? जवेरिया। ओके, और आपका नाम? हुमैरा फराज। हुमैरा फराज, जवेरिया फराज, हुमैरा फराज। माशाल्लाह, ये पहली बेगम है और ये दूसरी जो हुमैरा जो है वो दूसरी बेगम है। जिनको जवेरिया खुद ब्याह कर लेकर आई हैं वो है हुमैरा। अब क्या कहानी हुई बताइए जी। पहले आपकी शादी हुई जवेरिया से? जी ऐसे है। ठीक है, तो ये पसंद की शादी थी? उसकी पसंद की थी और मेरी भी बाद में हो गई। फिर मेरी उसकी पसंद की थी, फिर आपकी भी बाद में हो गई। प्रपोजल उधर से आया ना, फिर दोनों की तरफ से ही। अच्छा, रिश्तेदार थे? जी रिश्तेदार थे। ठीक है, तो फिर आपको पसंद थे? जी, कज़न मैरिज है हमारी। कज़न मैरिज है, मगर कज़न पे वज़न ये भी तो है ना, ये भी तो वज़न बर्दाश्त कर रही हैं। कज़न पे शादी करके ये वज़न बर्दाश्त कर रही हैं। बस अपनी पसंद के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है आपको। तो जब आपकी पसंद थी तो आपको पता था कि उस वक्त आपकी इनकी पसंद आप नहीं है, मगर आपने रिश्ता
इनकी तरफ से भी था चांस। हल्की आंच थी। जी जी, इनकी तरफ से भी नहीं पसंद थी, इनकी- पसंद नापसंद होने वाली तो कोई बात नहीं थी नहीं इसमें। ना इतनी खूबसूरत इनकी लड़की तरफ ना से पसंद कुछ कैसे हो नजर सकती? ना आता तो मैं भी पीछे ही हटना था। हाँ पीछे नहीं हटना था, तुमने सारे घर के बर्तन लेके आगे उड़ना था। तुमने कहना था जो जहेज में लेके जाने हैं, अब मैं आपको फेंक फेंक के दूंगी। अच्छा फिर तो बस फिर हमारी आपस में भी थोड़ी बहुत बात बढ़ने लगी, शादी वगैरह भी हो गई, फिर सीन वगैरह। शादी तो हो गई, वगैरह क्या थी ये वगैरह? नहीं, इनकी ना बात पहले इनसे भी होती थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब कि शादी वाला मामला नहीं था। फिर शादी वाला मामला इनसे भी साथ बात चलती थी। इसके साथ भी इनको होती थी। पता था मेरा, हम दोनों इसके साथ फोन ज्यादा पे होती थी, बात मेरे साथ करते कम थे होती शादी थी। से यार हटो, पहले। क्या बदतमीजी, हटो बीच में बिठा के बात करते हैं, ये तो मुश्किल में आ गई। अच्छा मेरी बात सुनो, हम लोग का नहीं घर नहीं एक चुप ही करो, गली में चुप घर करो, है। मैं फंस गई। तुम कजन हो? नहीं वो कजन ये कजन मैं है। cousin हूँ। तुम्हारी आपस में हल्की आंच पे बात चल रही थी। हाँ जी। ठीक है, तुम्हारे रिश्ते तक भी बात चल गई। हाँ जी इसके साथ भी इसकी बात चलती थी और ये तुम्हें पता था? जी, ये पता था। तुम्हें पता था इसके साथ इसकी बात चलती है? नहीं, इसकी बात बाद में चली है, मेरी तेज आंच पे चल रही थी। इसकी पहले से बातचीत तुमसे सेटिंग चल रही थी। जी तो तुम्हारी तेज आंच पे बात चल रही थी तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि हल्की आंच पे इसके साथ बात करते करते तो शादी की आंच इसके साथ तेज हो गई? नहीं एक्चुअली वहाँ टाइम इस तरह का था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना था और उनके घर में जो माहौल था ना कि आपने शादी करके घर में रहना है, वो घरेलू बहू जो होती है, सारा घर संभालना, स्टडी स्टॉप, हर चीज़ स्टॉप। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना करियर कंटिन्यू करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप करियर कंटिन्यू करें, मैं शादी कर लेता हूँ। उधर वो भी बड़ी तैयार बैठी थी शादी के लिए। मैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो उसका इंतजार ना किया, इधर आंच भी तेज थी। नहीं इंतजार उसने खुद ही कहा था, आप एक कर ले हम सेकंड कर लेंगे। तो मैंने बस वैसे ही कहा, मैंने उसी का वैसे ही option कहा था। फर्जी तौर पे, और मेरी मोहब्बत आगे चल रही। मोहब्बत का पैमाना जो है वो इसकी गोद में आ गया, जवेरिया क्योंकि की। उसकी भी मोहब्बत वही थी ना। यार और अच्छा चलो ठीक है, और आपने इस बात को बिल्कुल मजाक नहीं लिया, बड़ा सीरियस लिया और माइंड बना लिया कि ठीक है जब ये खुद ही कह रही है तो पहली इससे फिर दूसरी इससे। जाहिर सी बात है, मैं तो मुझे तो पहले ही यार एक होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए। तो बोलेंगे तुमने गुस्सा नहीं किया कि शादी के बाद मेरी चल रही है तो आंच उधर तेज है? अच्छा, 2 शादियां करना बहादुरी नहीं है, वो फिर? तो कोई भी कर सकता है। 4 करेंगे तो बात नहीं नहीं, एक घर में इनको इकट्ठा रखना बहादुरी है। अरे हाय अम्मी, और खुश रखना बहादुरी है कि वो हमें खुश रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, इक्वालिटी हर चीज और पे। दोनों तुम लोग माशाल्लाह खुश हो, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ने साथ कहा है। किस्सा कैसे वजन से बराबर इस आएगा। बंदे में ऐसा क्या है? आपको नहीं ना ये पता। पता ना, क्या? मैंने कहती है, बहुत मुझे नहीं अच्छा पता, जाहिर सी बात है आप ही को पता होगा या आप ही को पता होगा, मैंने कब कहा? इनका मगर खैर अखलाक बहुत अच्छा है और इखलाक। मुझे लगता है कि जब इतने सालों में मैंने इनसे ज्यादा सब्र करने वाला इंसान नहीं। आप भी तो सब्र करती होंगी जब वो इनके पास जाते होंगे। लेकिन वो जो सब्र करते हैं ना, यानी कि बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा, नहीं, कभी किसी ऐसा को उन्होंने क्या किया, आप इनका चाटा पुट देती है जो नहीं, बर्दाश्त हम- करते हैं? देखें हम क्या लोग बर्दाश्त? आपस बताओगा में- मुझे। आपस में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हम लोग उन पे बरसती हैं और वो चुप करके सुनते हैं, कभी आगे नहीं रिस्पॉन्स। बर्दाश्त ये है कि कर ये जाते हैं। उनकी अगर डिमांड मैं से बोल सारी- रही हूँ तब भी चुप कर जाते हैं, अगर हुमैरा बोल रही है तो वो तब भी चुप कर देते हैं। अच्छा अब मुझे समझ आएगा, मियाँ चुप करके बातें सुन ले तो फिर 2 शादियां कर सकते हैं। नहीं खाली यही पे बात नहीं ना रुकती, ये दोनों स्टडी कर रही हैं अच्छा ना। खाना कभी मैंने रिक्वायर किया कि मुझे बना दें या नाश्ता बना दें, अब बना हुआ है कर लिया, नहीं तो वैसे ही ऑफिस चला गया। ठीक अच्छा। है, ना कभी रात के खाने का, ना कभी कपड़े प्रेस करने का। अगर ये थकी हुई आई हैं तो मुझे कहा गया कि मैंने दबा भी दिया है। दोनों, एक ये भी अकेडमी जाती है, वो भी अकेडमी जाती है, दोनों की स्टडी ज्वाइन है, दोनों को पढ़ा रहा हूँ, इनकी सारी डिमांड्स भी तो पूरी कर रहा हूँ ना। हाय, ऐसे वो थोड़ी ना बहुत ज्यादा दो सफर बीवियां करते हैं रखी हमारे रहती हैं। लिए। अच्छा इतना बेबी अच्छा भी भी है। संभालते हैं, रात को हमें नहीं उठाते, खुद ही डायपर वगैरह चेंज कर लेते हैं। दोनों के, तुम दोनों के बेबीज हैं या फिर अभी किसका बेबी? इनकी तो अभी स्टडी दोबारा ज्वाइन की है, एज भी कम थी जब शादी, 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी इनकी। इसकी हम्म। तो बेबी किसके किसके साथ है बेबी आपका? आपके साथ है। अच्छा तो आप भी संभाल लेती हैं बेबी? हाँ, ये आई इस पे है। मेरे सारा मेरे जैसा फीचर है वो। सारे इसके उसके फीचर सारे मेरे जैसे हैं, उसकी तकरीबन हरकतें भी मेरे पे ही जा रही हैं। माशाल्लाह यार, ये तो चमत्कार हो गया, मैंने तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी कभी। और कितना टाइम हो गया आप लोग की शादी को, आपकी शादी को और आपकी शादी को? मेरी शादी को 5 साल हो गए। और आपकी? मेरी शादी को ये 22 जून को पूरे 2 साल हो गए। या तो मैं पागल हो जाऊंगी नहीं नहीं, या हौसला देखने रखें, वाले। हौसला रखें। मोहब्बत का मिल जाना ही बहुत बड़ा एक बात है। अगर वो हमें मिल गया तो हमें चाहिए कि फिर उनको भी आराम दें, सुकून से रखें। टेंशन तो हम लोग दे सकते हैं, जो लोग सेपरेट घर में रखते हैं ना,
वो मर्द बहुत ज़्यादा बेसुकूनी में होता है कि एक दफ़ा उसके घर जाएगा, एक दफ़ा उसके घर जाएगा। तो हम फराज को तंग नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमें तंग नहीं करता। तीसरी शादी भी करा देंगे क्या फराज की? अगर फराज का मूड है तो फराज तीसरी साहब शादी देख नहीं, ले। फ्रांस की बस। फराज साहब मूड खुद की बस नहीं, कर मैं तो रहे हैं। सोचने भी ना दूं तीसरी का। वो तो वक्त इस तरह का था कि हो गई, तो मैं तो फराज तसव्वुर की नहीं भी कर बस सकती। हो गई है, मगर मुझे ये बस की समझ नहीं आई कि ये 5C है, WC है, W11 है, FC है, ये कौन सी बस है और ये मेरा किधर जा फार्मूला रही है? समझ नहीं आ रहा ये किसी कुछ को, ना समझ आने वाली है। क्योंकि किसी से बनना ही नहीं है इस तरह का फार्मूला। यार ये मैं तो यही सोचू इसमें से है क्या। एक ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ये दो हूरे मिली हुई है इसको, ये जन्नत तो ये दुनिया में लगा के बैठा है अपनी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मैं आपको बताऊं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना हौसला, इतना सब्र यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। मैं बता रही हूँ, सुने, सीखे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा देखें, जहाँ आप एक साथ रहते हैं वहाँ बर्तन तो खड़कते ही हैं, ठीक है ना, तो कोई ना कोई कहानियाँ, लड़ाइयाँ आप लोग के भी बीच में होती होंगी। तो किसकी लड़ाई होती है, किस बात पर होती है? आप दोनों आपस में लड़ती हैं? नहीं, हम दोनों आपस में तो नहीं लड़ती, नहीं, हम लेकिन इन पे ही अगर लड़ते हैं तो इनके साथ ही लड़ते हैं। नहीं, कोई बात हो जाए कभी, जैसे किसी की बारी हो कि उसने खाना बनाना था, उसने सफाई करनी थी। सफाई, खाने पे, बर्तन पे, कपड़ों पे हमारी लड़ाई कभी नहीं हुई या क्योंकि कहीं वो हमारे जा रहे हो, हस्बैंड एक कर बंदी लेते लेट हो हैं। काम जाए। करते ही हस्बैंड काम पे लड़ाई नहीं होती। अगर आपको इन्होंने डिनर पे लेके जाना है तो वो आप गुस्सा तो नहीं करती? हमारे हम husband इकट्ठे जाते हैं। इकट्ठे लेके इकट्ठे ही जाते जाते हैं, हैं। शॉपिंग कराने भी एनिवर्सरी तक हम इकट्ठे। तीनों इकट्ठे जाते हैं। अच्छा, अगर मेरी एनिवर्सरी है जब भी इकट्ठे, जब उनकी है जब भी इकट्ठे। अरे हर चीज़ इकट्ठे। अच्छा मुझे बताएं, कमरे आप लोग के कितने डिस्टेंस पे हैं? ये ना वो 2 10 square foot होगा। बेडरूम अपार्टमेंट है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। किचन है, लाउंज है तो ये और किचन स्टोर रूम होगा, है। ये लाउंज होगा, ये कमरा होगा, एक ये हाँ, कमरा इसी होगा। तरह, बस ऐसे इसी है। तरह। अच्छा, तो फिर आप कितने दिन इनके साथ और कितने दिन इनके साथ? आजकल गर्मियों आजकल गर्मियाँ जब क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एसी एक रूम में लगा हुआ है ना। एसी एक ही रूम में हाँ, लगा हुआ है, तो वो तो जो- दोनों बीवियां भी एक ही रूम में लगी हुई हैं। तो लेकिन इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसमें जो प्राइवेट टाइम कह लेंगे जिस पे नेगेटिव पॉइंट उठा लेते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं जी ये ऐसे गलत है, नाजायज़ है, हराम है, तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। बेडरूम हमारे पास 2 ही हैं, प्राइवेट टाइम के लिए हम ज़्यादा ही यूज़ जाहिर सी करते बात है, हैं। मगर तो ये कि- वैसे वो बिजली का बिल या जितने आजकल हमारे मुल्क में महंगाई हो गया ना, तो अखराजात फिर को कम तीनों करने- एक ही कमरे में सो जाते जी हैं? एक कमरे में तीनों सो जाते नहीं, हैं। चारों, कभी कभी 5-10 लोग, इसके भी 4 बहन भाई, मेरे भी 4 बहन भाई, तो हम बड़ी हैं ना दोनों घर में, तो वो हमारे घर ही आए। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी बाद में शादी हुई है, तुमने कितना इंतजार किया इस आदमी का? बड़ा इंतजार कितने किया। साल? 2015 से लेके अब तक देख ले। 10 साल हो गए। 10 साल तुम बैठी रही उसके लिए? इसके लिए बताओ। आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता फिजा, ये बहुत जब इसने अच्छा। शादी भी कर ली थी, बता भी दिया था, तुमने भी इसको कह दिया कर देखिए, लो। औरत का दिल ना अल्लाह ताला ने नरम बनाया, ठीक है, और जो समा जाता है ना उसमें, तो वो समाया ही रहता है। चाहे मेरी शादी कहीं और भी हो जाती ना, लेकिन फराज नहीं निकल सकते थे दिल से। ये तो नहीं, मेरी आज- खुश नसीबी है कि फराज के साथ मेरी शादी होगी। है, खुश नसीबी है, पॉजिटिव हो रही हैं आप। पॉजिटिव होगी। तुम बताओ भाई, ये किस तरह से हौसला, जिगर, ये कैसे तुमने शादी जो करवाई, कैसे? खुद थी शादी के फंक्शन में? हाँ थी तकरीबन, है नहीं, से दुल्हन साथ- कैसे है? साथ नहीं थे। परमिशन दी थी। लेकिन- परमिशन दी थी, साथ नहीं थी, तो उस दिन साथ क्यों नहीं गई थी? साथ दिल है ना। देखिए मेरी इसका बात, छोटा दिल था? दिल मैं सेहत के क्या- हिसाब से इसका दिल दिल छोटा- बड़ा है, इसका मतलब इसका नहीं दिल नहीं नहीं, सेहत के हिसाब से बता रहा हूँ, दिल छोटा है ना। सेहत के हिसाब से दिल छोटा है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, जब ये लोग गुस्सा करती हैं तो मारती वारती भी हैं आपको, थोड़ा सा लगाती हैं? ये दोनों जब कोई किसी एक से भी कोई बात होती है ना, किसी को कुछ कहना होता है, तो दोनों एक साइड पे हो जाती हैं। अच्छा, ये दोनों फिर एक साइड पे जब हो जाती हैं तो फिर मेरा उसमें क्या जोर चलना है, ओह, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। ऐसे ही है। आपका कोई तीसरा तो इरादा नहीं है, किसी और से बातचीत तो नहीं चली, किसी नहीं, और को तो नहीं 10 आप साल के लिए? फिलहाल तो आप नहीं है। ऐसी बातें ना करें तीसरे वाली। नहीं ना, नहीं नहीं, तो अफोर्ड कर लेते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ी कर, आपने वो सुन, अभी आपने बताया स्टार्ट में कि अगर रिजक में कमी हो तो एक और शादी कर लें, कमी हो तो एक और, लेकिन मेरा 2 पे रिजक अब पूरा हो रहा है और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। करनी फराज, बस नहीं नहीं, 2 पे पूरा हो रहा है ना, अभी रिजक में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर तीसरी कर लेते हैं फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तीसरी कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, लेकिन करेंगे नहीं।
चले हम यहाँ पर एक्टिंग करते हैं, ठीक है। हम सोशल मीडिया पे भी हैं, जाहिर सी बात है, तो थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ, तो आप दोनों को क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, रियल परफॉर्म करना है, जो कुछ है अंदर बाहर ऐसे अब तीसरी दुल्हन भी तो यहाँ पे ढूंढ के बिठाए ना, फिर जिसके ऊपर दुल्हन बस हमने कहीं देख लिया समझे, उसने आके बात कर दी है कि अब मैं तीसरी शादी करना। मेरी नजर कितने फिट हो गई है तीसरी से। हाँ चलो बोलो भाई कि मैं तीसरी शादी करने लगा हूँ, एक्शन। एक्शन ये वैसे हमने ना व्लॉग बनाया हुआ है अपने चैनल पे, हाँ। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते नहीं हैं। इत्थे मैं इत्थे अंडे उबालने आई हूँ। अच्छा बताइए भाई, ये भी बोले। तो चैनल है ना। हाँ ये भी तो चैनल है, इतना बड़ा चैनल छोड़ के तो कहती है अपने चैनल पे मैंने अंडे उबाले, वो जाके अगर देख लें। फराज ने चैनल बनाया तो वो भी कोई माड़ा तो नहीं ना होगा। जब मियाँ माड़ा नहीं है तुम लोगों की नजर में, तो फिर चैनल केड़ा माड़ा हो सकता? अच्छा भैया बोले मैं तीसरी शादी करना। नहीं तीसरी शादी करने लगा हूँ मैं। वजह? दूजी की थी तीजी भी कर लो। नहीं वजह मैं नहीं इजाजत दूंगी। वो राजी है, इजाजत की बात नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और उससे बोलो, मैं थोड़ी कर रही, तुम्हारा भाई करन दे मैं लगाओ थोड़ी करन लगे ना। अच्छा आपको जरूरत भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, कमरा भी नहीं है हमारे पास। यार देखो रिजक में इजाफा होगा, रिजक में इजाफा होगा, कमरे में इजाफा नहीं होना। देखे कमरे तो बजट नहीं है आपका इतना हाँ फराज जी, साहब, बात बजट ये देखे। है। हुकूमत का बजट इस दफा बहुत आया इस तरह का नामुनासिब, तो मान आप जाएंगे, जरा गुजारा। कोई इशू नहीं है, देखो मान अभी आप जाएंगी। लोग खुद ये बात कर रहे थे कि करोड़ कोई औरतें बैठी हुई हैं, ठीक है, और शादी के लिए उनके पास रिश्ता कोई नहीं, अच्छा लड़का कोई नहीं है, तो अगर एक मर्द अगर 2 शादियां 3 शादियां करेगा तो फिर गुजारा होगा। देखिए इन्होंने तब दो शादियां कर औरतें ली है ना, हैं। अगर ये सहारे के लिए किसी के साथ करना चाहते हैं ना, अब इनकी कुंवारी लड़की के साथ नहीं बनती, 2 कुंवारियां हैं हम दोनों, वो भी अनमैरिड थी, मैं भी अनमैरिड। अब अगर इन्होंने शादी करनी है किसी बेवा से, ठीक है, या कोई इस तरह तलाक याफ्ता, इस तरह के अगर कोई सहारा देने के इधर लिए, भी राजी हो तुम लोग? नहीं राजी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा कोई इस तरह मजबूर है फिर उसका सहारा तो बनना चाहिए ना। वैसे एक बात बताऊं, मजाक से हट के एक बात है, वैसे सीरियसली इस तरह का जिगर होना चाहिए औरतों का। पता नहीं क्यों हम लोग ये हमारे बात कर देते माशरे हैं। में इस वक्त होना चाहिए। हाँ, नहीं इस वक्त इस क्यों, वक्त पहले के से होना अलावा चाहिए भी ना, होना अभी भी, चाहिए। बाद में भी होना चाहिए। इस्लाम के अकॉर्डिंग तो कितनी शादियां चलती आई हैं, लेकिन बरसगीर में इकट्ठे रहने के साथ की वजह से हमारी माओं में या हमारे अवाम में ये चीज़ है कि नहीं, एक ही बस, दूसरी को बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे गर्लफ्रेंड सिस्टम प्रमोट हो रहा है, लेकिन रिलेशन सिस्टम, relation- बिना married शादी के है, लेकिन आप चार घर ले relations लेते हैं। हैं, मियाँ बीवी की तरह रह लेते हैं, मगर ये जो निकाह वाला सिस्टम है हाँ, ये हलाल बहुत की कम तरफ हो रहा है। सही है, सुन्नत है, उस चीज़ को छोड़ के हम उन गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, उन गलत रिश्तों को प्रमोट कर रहे होते हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा देखा है, छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, लड़के भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन को बहुत प्रमोट करते हैं, रिलेशंस को बहुत प्रमोट करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना ही हमें इस तरह की फ़िल्म्स, इंडियन फिल्म्स या अपने पाकिस्तानी फिल्म्स, इस तरह के कंटेंट को दिखाना चाहिए, ना ड्रामों में, और ना ही हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। हम वो गोरा कल्चर अपने इस मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट विद अस। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा कोई मसले हैं, आपकी आंच तेज़, आप शादी कर लें, हम निकाह कर लें, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, मगर ये एक शेटर लेके, एक घर अपार्टमेंट लेके एक साथ रह रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई हमारी जब शादी होगी तो आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। व्हाट इज़ द ट्रायल बेस, व्हाट इज़ दिस? ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मगर खैर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले आप जवेरिया। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि औरतों को दिल बड़ा करना चाहिए अब, और मर्दों की शादी करवानी चाहिए आगे। मगर आप लकी थी, आपको अच्छी मिल गई दूसरी भी। हाँ, अगर वो अच्छी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। होती, कुड़ती और हाँ। ये कहती कि पहली वाली को तलाक दो, उसको छोड़ो, फिर तो आपका घर बर्बाद हो जाता। ऐसे फिर आप ही है। क्या करती, है ना? ऐसे ही है। मगर आप यहाँ पर मुझे लगता है डर भी गई थी कि ये अगर दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी तो ये मुझे छोड़ देगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर फिर मैं नहीं, होती ना अगर होती मुझे छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देते, और शायद छोड़ के ही कर लेते दूसरी। कभी सोचा नहीं? तुम रोई भी नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत तो फिर होता ही है आपको। मैं तो रोई रोई थी। होगी ना, बहुत रोई थी। नहीं, बस वैसे थोड़ा सा हर्ट तो इंसान नहीं, होता ही मैंने है। पहले ही मना के सारी लेकिन बातें क्लियर करके मेरे से बात हुई थी, सारी इनकी शादी डिस्कस से हुई। इनकी शादी से हाँ, पहले ही उसको मेरा पता था। हमारी आपस में भी बात होती थी दोनों की ना, हम दोनों की आपस में भी बात होती थी। मेरे साथ हर मामला डिस्कस था, मेरे सामने था सब कुछ, मेरे से छुपा हुआ नहीं था कुछ भी। तुम्हें नहीं लगा कि शायद तुम्हारे हक पे इसने डाका डाल दिया शादी में? मैंने जब इसकी, मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं हुई कोई इस तरह के ना,
लेकिन मैंने जब इनकी शादी की पिक्चर देखी थी ना, सडनली मैं शॉक में चली गई थी, बेहोश हो गई थी। मैंने कहा ये हुआ क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत था कि नहीं, ये चाहे मैंने इसको कहा है ना ये नहीं करेगा, पता भी था कि होने लगे, लेकिन फिर भी यही बिलीव था कि नहीं करेगा, लेकिन हो गई। तुमसे मोहब्बत थी इसको सच्ची, बहुत ज्यादा। उसने जाके इधर शादी कर ली। मैंने तो तो तुम इनका- ज्यादा टूटी होगी देखा जाए तो। टूटी तो थी, लेकिन मोहब्बत खत्म तो नहीं ना होती, टूटने से भी वो शख्स तो नहीं ना आपके जहन से, दिल से यार निकलता। दोनों की कुर्बानी चेक करो यार, एक की मोहब्बत थी, जुनून था, इश्क था, उसने इजाज़त भी दे दी, उसने शादी भी कर ली, ठीक है, उसके बाद ये टूटी, फिर जब उसने उससे शादी की तो उसके बाद वो टूटी, उसने अपना जिगर बड़ा किया, और जिगरा बड़ा करके उसने वो जो पहली वाली मोहब्बत थी जिससे मियाँ पहले मोहब्बत करता था, उसकी पहला इश्क, उससे उसकी खुद शादी करवा के उसको ब्याह के अपने साथ लिए। बड़ी बात है। इन्होंने दोनों ने मिलके रिश्तों का एहतराम रखा, और ये कहानी यहाँ पर अख्तिताम पहुँची कि आज एक इनका बेबी भी है माशाल्लाह, और ऐसा है कि दोनों उस बच्चे की माएँ हैं, दोनों बहुत ही प्यार करती हैं औलाद को, और वो अच्छा, मुझे लगता है बहुत परवान चढ़ेगा, अच्छी परवरिश पाएगा, क्योंकि दोनों माशाल्लाह बेगमात आपकी बहुत प्यारी भी हैं, हुस्न के साथ सलीका, और उनको एक इखलाक अल्लाह ताला ने उनकी झोली में जो है ना ऐसे गिफ्टेड दे दिया है। तो इखलाक शीरी मुल्क गिरी, ये मिसाल छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मिसाल है, और आप भी अच्छे इंसान हैं, लग रहा है आपको। लड़कियों के चक्कर में नहीं है, आपने डायरेक्ट जो किया शादी की, तो भाई मेरी बहुत सारी मुबारक और बहुत सी दुआएं आपके साथ है, ठीक है जी, आगे आपके रास्ते आसान। और सोशल मीडिया पे खुदा के लिए कोई गंदे लफ्ज़ों में कोई गलत कमेंट करके ना किसी की दिल आज़ारी मत किया कीजिए, जो आप लोग करते हैं ना, ताड़न तोड़ी, नैन मटक्के और गर्लफ्रेंड्स बना, उन सारों से तो बेहतर ये है कि निकाह किया है, अफोर्ड करा है दोनों बीवियों को खुश रखा, साथ रहती हैं, सहेलियाँ हैं, ठीक है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और अब हम बात करेंगे ज़रा घूमने फिरने की। नाज़रीन, अभी क्योंकि लाहौर में बहुत गर्मी है और कराची में भी बहुत गर्मी है, कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ मुल्तान, सियालकोट, डस्का, ये सारी जगहों में बहुत शदीद गर्मी है, तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं घूमने फिरने, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां हैं, तो हमने ये सोचा कि ना हम टूर प्लानर जो है उनको अपने पास बुलाएं और उनसे पूछें कि जो कश्मीर, जो कि जन्नत का टुकड़ा है, इतनी खूबसूरत जगह है, वाई नॉट हमें पता चले कि कश्मीर में कौन कौन सी ऐसी स्पॉट्स हैं, कौन सी ऐसी जगह है जो हमें ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। Let's start. We'll talk to Yusuf Mushtaq, tour planner. Welcome. थैंक यू सर। कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए जी, गर्मियाँ हैं और कश्मीर का तो मौसम बहुत प्यारा होता है, प्लेजेंट, ठंडा, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं, तो कौन कौन सी ऐसी जगहें जो हमें विज़िट करनी चाहिए ताकि लोगों को मदद मिल सके? देखें, पाकिस्तान सारा ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, सारे शुमाली इलाका जात, लेकिन जो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास जो कश्मीर के इलाके जितने भी हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जो सियाहती अट्रैक्शन नहीं रखती। और कश्मीर का जो लक़ब है कश्मीर जन्नत नज़ीर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब ये आ जाता है कि कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए हमें वहाँ की डेस्टिनेशन चूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि कश्मीर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट है सयाह जो सबसे ज़्यादा जाते हैं वो जा रहे हैं नीलम वैली। अब नीलम वैली अपने नाम के एतबार से भी और वैसे भी एक जन्नत का टुकड़ा है कि इंतहाई खूबसूरत उसकी अट्रैक्शंस हैं कि नीलम वैली अपनी आखिरी पॉइंट तौबड़ तक, इसमें बेतहाशा लोकेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गोइंग फ्राम लाहौर इस्लामाबाद, तो हमें कितने घंटे का ट्रैक मिलेगा? आप समझे, मैं लाहौर से आपसे पूछ रही हूँ। जी, लाहौर से तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे की ड्राइव बनती है मुजफ्फराबाद की। ठीक है। और मुजफ्फराबाद से 2 घंटे की ड्राइव के बाद आप नीलम वैली में एंटर हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो नीलम वैली, यहाँ नीलम वैली की जो इसमें मेन जो अट्रैक्शंस हैं उसमें कुटन, केरन, शारदा, केल, अड़ंग केल, रत्ती गली, बाबून टॉप, और इसमें पतलियाँ झील है, और इसमें नूरी टॉप आ जाता है, चिट्टागट्ठा लेक है, मतलब गुरेज वैली है, बहुत अट्रैक्शंस है। अच्छा, और ये मुजफ्फराबाद से जैसे 2 घंटे के बाद हम वहाँ पे नीलम वैली पहुँच गए, तो फिर नीलम वैली से ये सारे स्पॉट्स कितनी दूर हैं? मतलब 45 मिनट्स, आधा घंटा, इस तरह के डिस्टेंस पे है या फिर ज़्यादा है? पूरी एक सीरीज़ है कि आप जब स्टार्ट लेते हैं तो आपको तकरीबन कोई हर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद कोई अट्रैक्शन आ जाती है। अच्छा।
तो आपको एक लम्हे के लिए भी बोरियत नहीं होती। ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे हम मुल्क से बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर हाइकिंग की चीज़ें होती हैं, बंची जंपिंग होते हैं, फिर बहुत से ऐसे स्पॉट्स जैसे लाइक स्कूबा डाइविंग वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पे झील समंदर चीज़ें हमारे पास जब मौजूद होती हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर वो जो बोट है इस तरह की आप खुद राइड कर सकें, यू नो ऑल दैट, कोई ऐसी अट्रैक्शंस भी हैं जो चेयर लिफ्ट्स? पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है कि आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। लाइक शारदा के अंदर वहाँ पे राफ्टिंग हो रही है, बोटिंग हो रही है, जेट स्की है, जिप लाइन आपको वहाँ पे मिल जाती है। जिप है? जिप लाइन है। किस तरह के, कितनी ऊंचाई पर, जिप किस लाइन जगह पे? ये शारदा में आ जाती है। शारदा अच्छा। से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर पहले उसकी एक बड़ी अच्छी आइडियल लोकेशन है। ओ, मैं आपको बताऊं जिप का तो, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली लंदन में जो वर्ल्ड्स बेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट जिप है मैंने वो किया। और आप यकीन कीजिए, पहले वो आपको ट्रायल कराते हैं छोटी हाइट पे, मतलब वो भी हाइट बहुत ही होती है झील के ऊपर से, और उसके बाद फिर आप अप्रूव होते हैं आप कि वहाँ से आप ये बेयर कर सकते हैं इतनी ज़्यादा हाइट एंड ऑल दैट। तो फिर वो आपको आसमानों की जो जहाज़ से भी ऊपर 10,000 फिट ऊंचा, उससे भी ऊंचाई से बुलंदियों से ऊपर से आपको जो है ना वो जिप नीचे फेंक देते हैं, विच वाज अमेजिंग। डर लगता है, सांस छूट जाती है 2 मिनट के लिए इंसान की, मगर उसके बाद व्हेन यू जस्ट फ्लाई लाइक अ प्लेन, इट्स अमेजिंग। तो इसी तरह का सिनेरियो है यहाँ पर भी, सिक्योरिटी पर्पस ऐसे है यहाँ पर। देखें फिजा, बेसिकली आपने लंदन की मिसाल दी है, नो डाउट, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से मतलब वो एक टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा लैंडस्केप कहीं नहीं। एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन जो हमारे पास लैंडस्केप हैं, जो माउंटेन्स हैं, पूरी दुनिया में उसका कोई मुतबादल नहीं है। मैं भी रिसेंटली ये छोटी ईद के बाद आज़रबाईजान गया हुआ था, तो वहाँ के जो मेरे होस्ट थे उन्होंने कहा जी हमारा नॉर्थ आप देखें। तो मैं बड़े शौक में, मैंने कहा माउंटेन्स देखने हैं, उनका गबाला है, शादाग है। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी, सिस्टम वहाँ पे बहुत अच्छा, लेकिन जब मैं जा रहा था मैंने कहा जी सर नाराज़ नहीं होना, इस तरह की पहाड़ियाँ तो हमारे ना कलर कहार में, तो कश्मीर की तो बात ही कुछ और है। क्या बात। तो जो लैंडस्केप है हमारे पास ना, और जो माउंटेन्स हैं, इसका कोई मुतबादल नहीं है। और एक्टिविटीज़ में जो जीप सफारी हमारी है, ये जीप सफारी आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारे ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं, वो किस तरह की है बताएं, और किस जगह पे है ये कश्मीर के? आप अभी रत्ती गली झील सबसे खूबसूरत झील है कश्मीर की। अच्छा, रत्ती गली झील सबसे खूबसूरत है सबसे कश्मीर में। खूबसूरत है इसमें। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, रत्ती गली को पूरा डिस्कस, आई डोंट वांट टू मिस दिस, क्योंकि उन्होंने कहा है सबसे खूबसूरत झील है, तो विल बी राइट बैक। आप देखते हैं मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम दोस्तों के साथ जाते हैं कश्मीर या फैमिली के साथ जाते हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल स्पेशली रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने अपना टूर प्लान रेडी करना होता है। वो अगर तो आपको अच्छी इन्फो है आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से करवाएं, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, स्पेशली यूथ बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो किसी अच्छे मुस्तनद टूर ऑपरेटर से आप अपना टूर प्लान उसकी कंसल्टेंसी में बनवाएं। अच्छा। और ख्याल ये करना है कि वो कंपनी लाइसेंस वाली हो और उनका ऑफिस हो, रजिस्टर्ड कंपनी हो, क्योंकि स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। अच्छा। तो स्कैमर से बचें। और सबसे पहले टूर प्लान अपनी तबीयत के मुताबिक आप बनाएं, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो एडवेंचर को लाइक करते हैं, बाज़ लोग होते हैं उन्हें लग्जरी इन्वायरमेंट चाहिए, कंफर्ट जोन में रहना होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए टूर प्लान बनाने के बाद फिर अपने बजट को देखें, और बजट के अकॉर्डिंग ही आपने अपने होटल्स को चूज़ करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी है कि अब हमारे पास होटल्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले कश्मीर के अंदर जो एग्जैक्टिव होटल्स नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बन चुके हुए हैं। अच्छा, कौन कौन से आ गए? सरीना आ गया कश्मीर के अंदर अभी, जैसे मुजफ्फराबाद में नहीं, लोकल सतह पे हैं। उसमें नीलम के अंदर भी रिसेंटली नीलम एलीट्स होटल बना है। ये बिल्कुल कैरन में जो LOC है उसके ऊपर है। और स्पेशली जो दूसरी साइड पे जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, तो वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और वो पाकिस्तान के इस होटल को देख के काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा होटल बना है बिल्कुल। इसी तरह वहाँ पे कैरन रिट्रीट है और वैली ट्रैकर है। काफ़ी अच्छे होटल्स अब वैली में आ गए हुए हैं, पहले नीलम में नहीं थे। तो एक बजट क्या होना चाहिए अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक बंदा अपने कोई बीवी 2 बच्चे साथ लेके जा रहा है, तो टोटल क्या बजट होगा इन 4 लोगों का? देखिए, अगर आपने इकोनॉमी ट्रैवल करना है ना,
तो इकोनॉमी ट्रैवल के अंदर जो टूर कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं। आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। मिनिमम भी है कि आपको जो 3 डेज़ का टूर है वो 14,000 15,000 पर हेड का मिल जाता है, और 4 डेज़ का ट्रिप है वो तकरीबन 18,000 से 20,000 तक मिल जाता है। जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें होटल, ट्रांसपोर्ट और मील शामिल होते हैं। मील शामिल होते मील हैं? शामिल मील में क्या देते हैं? ब्रेकफास्ट डिनर होता है। ब्रेकफास्ट के अंदर पाकिस्तानी जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, नॉर्मल जो हमारा मेन्यू चलता है होटल में? हाँ जी। और जो डिनर होता है वो भी होटल में? डिनर भी होटल में होता है। समटाइम ये होता है कि बाज़ एरियाज़ के अंदर डेस्टिनेशन पे भी खाना किया जाता है कि लाइक ये होता है कि होटल से बाहर हमने करना है, रिवर के किनारे पे करना है या किसी मैडो में करना है, वो भी अरेंज हो जाता है। और लंच? लंच अमूमन नहीं होता, क्योंकि लंच का जो टाइम है वो तो विज़िट का टाइम होता है। और नीलम वैली के अंदर जो मोस्ट फेमस प्लेस है वो अड़ंगकेल है। अड़ंगकेल का गांव ये पाकिस्तान की टॉप 10 प्लेसेस में से आता है। अच्छा, क्या है वहाँ पे? अड़ंगकेल में ये कि आप केल में ये बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पे बना हुआ है, और एक जो लोकल केबल कार होती है जिसे डोली कहते हैं, उस पर आप ट्रैवल करके दूसरी साइड पे जाते हैं, और छोटा सा शॉर्ट ट्रैक है, और जैसे ही आप पहुँचते हैं तो एक अनबिलीवेबल एक लैंडस्केप आपको मिलता है। अच्छा। तो अड़ंगकेल बहुत ज़्यादा मशहूर है नीलम वैली के अंदर। और एक आप वो जीप का बता रहे थे, तो जीप राइड वो किधर है? जीप राइड्स तो हमारी बहुत सारी हैं। जो मोस्ट एडवेंचरस जीप राइड है वो रत्ती गली झील की है। रत्ती गली? और रत्ती गली झील उधर क्या जीप राइड्स में क्या करते हैं, क्या करवाते हैं? बेसिकली सारा जो एक साइड पे आपके एक नाला चलता है और एक साइड पे माउंटेन है, और सारा दुश्वार गुजार एक रास्ता है जो कि टोटली 4x4 विली जीप, उसको मतलब एक दफ़ा आप सारे रास्ते आप कलमा पढ़ते ही जाते हैं। तो थ्रिल भी बहुत ज़्यादा होता है और एडवेंचर काफ़ी होता है। तो जीप सफारी जो हमारी हैं जितनी भी हैं वो बहुत मज़े की हैं। और ऑल सेफ? हाँ जी। अच्छा, और झील कौन सी खूबसूरत है वहाँ पर, स्पेशली कश्मीर में? कश्मीर में रत्ती गली का तो कोई मुतबादल नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो चिट्टा कट्ठा झील मतलब बहुत मज़े की, शॉन्टर वैली में आती है। अच्छा, और हाइकिंग के लिए वहाँ पे कौन कौन से स्पॉट्स हैं जो बनाए हुए लोग आपको पता है टूरिस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, शॉर्ट हाइक तो अड़ंगकेल जाते ही हो जाती है, ये बच्चे बड़े सब कर लेते हैं, एक अच्छा ट्रैक बना हुआ है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ट्रैक हैं जो आप कर सकते हैं। रत्ती गली झील से लोग नीलम वैली से ट्रैक करके कागान वैली में आते हैं। अच्छा। उसमें दोदी पत्थर झील आती है, सरल झील आती है, हंसरा झील है, तो ये ट्रैक काफ़ी हैं। फिर बाबून टॉप आ जाता है, वहाँ पे भी ट्रैकिंग बड़ी अच्छी आप कर सकते हैं। तो लेकिन कश्मीर के अंदर ना लोग नीलम वैली को तो जानते हैं, जो साइड अभी अनएक्सप्लोर्ड है वो कश्मीर की जेलम वैली है। अब नीलम वैली को हर बंदा जानता है, लेकिन जेलम वैली जब हम बताते हैं लोग समझते हैं शायद ये जो जेलम हमारा पाकिस्तान का ज़िला है ये इसके साथ कोई एरिया, ऐसा नहीं है। जेलम वैली काफ़ी बड़ी वैली है और इसमें बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। इसमें छम वाटरफॉल है। छम वाटरफॉल पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटरफॉल है, को 300 फीट का फॉल गिरता है, और इतनी मज़े की वाटरफॉल है कि आप उसके करीब तो नहीं जा सकते, तकरीबन 100 फीट के फासले पे खड़े होकर आप उसके शावर से ही नहा लेते हैं। रियली? अच्छा, लास्ट आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोग हुंजा, नारान, कागान इन सब जगह पे स्पॉट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक होती है, कब समटाइम्स कुछ ऐसी कोई लैंड स्लाइडिंग कुछ इस तरह की कुछ हो जाए तो पूरी ट्रैफिक पूरे दिन 1.5 दिन के लिए स्टक हो जाती है, राइट? तो इधर कश्मीर में भी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं विच इज़ लाइक वेरी डेंजरस? देखिए, कश्मीर में देखिए स्लाइडिंग जो ना ये तो एक नेचुरल चीज़ है, डिज़ास्टर किसी भी जगह हो जाती है, लेकिन कश्मीर में स्लाइडिंग ना बनिस्बत जीबी के कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि जिन एरियाज़ में जंगलात होते हैं, दरख्त होते हैं, वहाँ स्लाइड कम होती है। तो दरख्त जो होते हैं ये एक हमारे लिए कुदरत का तोहफ़ा है और ये स्लाइडिंग को भी रोकते हैं। तो कश्मीर में स्लाइडिंग बनिस्बत बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ के कम है। और सेकेंडली ये है कि जो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक जैसे ईद हॉलीडेज आ गई या 14 अगस्त होती है तो जैसे मरी में रश होता है, तो ये सब यहाँ इतना नहीं होता, उस लेवल पे नहीं होता। लेकिन अगर आप रश से बचना चाहते हैं ना तो कोशिश करें कि जो ऐसी लोकेशंस हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, जो ज़्यादा फेमस नहीं है, वहाँ जाएँ। अब लीपा वैली इंतहाई खूबसूरत वैली है और वहाँ पे कोई रश आपको नहीं मिलेगा। लीपा में जाएंगे, समझे कि आपने मकबूजा कश्मीर का कल्चर देखना है, झलक देखनी है, तो लीपा में चले जाएं। थैंक यू सो मच यूसुफ, बहुत आपने हमें गाइड किया, अच्छी तरीके से हमें समझाया कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कश्मीर जो जन्नत का टुकड़ा है, इतना खूबसूरत स्पॉट है, वहाँ पर अपनी फैमिली को अगर हम लेके जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए और किस तरीके से। थैंक यू सो मच। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी एक और हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम इनसे बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के ऊपर, स्पेशली जो लोग बहुत सीरियस कंडीशन पे चले जाते हैं उनके लिए क्या अद्वियात हैं, क्या प्रोटेक्शंस हैं, किस तरीके का इलाज है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ये होता क्यों है और किन वजूहात की वजह से। इस पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर मोहम्मद उस्मान नईम साहब को बुलाया है जो कि हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं और हमारे साथ ऑन सेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यहीं से ये आप बात बताइए कि ये हेपेटाइटिस सी जो है ये होता क्यों है, ये हेपेटाइटिस है क्या, किन वजूहात की वजह से होता है? हेपेटाइटिस सी की पाकिस्तान में जो फैलने की सबसे बड़ी वजह जो एविडेंस है 44% पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी जो फैलता है वो गलत टीकों की वजह से है। जो इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगते हैं उसमें 44% हेपेटाइटिस सी के फैलने की वजह। इसके अलावा जो एक जर्नल रूल है वो ये है कि हेपेटाइटिस सी वाले का ब्लड नॉर्मल पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र हो या बॉडी की कोई भी सिक्रीशन हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट से नॉर्मल पेशेंट में चला जाए, तो ये एक उसकी वजह है। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, मेकअप भी है, हेयर ड्रेसर के पास जाके कट लग जाए, और इसके अलावा ये जो मैनिक्योर पेडिक्योर औरतें करवाती हैं इसके जो ये सारे टूल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, आईब्रो के प्लग जो हम कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। लाइक थ्रेडिंग जो हम करते हैं, क्या थ्रेडिंग से भी हो सकता है? थ्रेडिंग में जो थ्रेड है वो हर किसी का अपना यूज़ हो रहा हो फिर तो नहीं मसला, लेकिन एक ही अगर थ्रेड हर किसी पे यूज़ हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के, वो एक इंस्ट्रूमेंट हर क्लाइंट पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं अगर तो उनको स्टरलाइज ना करें तो फिर डेंजरस हो सकता है, बट स्टरलाइज के बाद तो कोई मसला नहीं है ना? अगर प्रॉपर स्टेरलाइजेशन हो तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, और ये कितना डेंजरस हो जाता है हेपेटाइटिस सी? अगर हाँ हेपेटाइटिस सी ख़राब हो जाए, बढ़ जाए और उसकी अच्छी तरीके से इसको देखा ना जाए और इसका इलाज ना हो तो वो किस हद तक पहुंच जाता है, कितना डेंजरस हो जाता है, बताएं। इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 2022 में हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की वजह से 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हुई है पाकिस्तान में। इस जिगर का कैंसर है, जिगर का सिकुड़ना, खून की उल्टी, पेट में पानी का पड़ जाना, मरीज़ गनूदगी में चले जाते हैं, ये सारी हेपेटाइटिस सी के आगे स्क्वेले हैं, उसका एंड रिज़ल्ट यही है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी इस टाइम पाकिस्तान में है, पहले इजिप्ट में था लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में। और प्रॉब्लम जहाँ पे आ रहा है, हेपेटाइटिस सी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन इतनी अच्छी है कि 90 से 95% लोग उस दवाई को खा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्टिल ऑन द राइज है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, और उसकी वजह ये हमारी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस इवन इन मेडिसिन, डॉक्टर्स में भी जैसे इंजेक्शंस हैं यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से हेपेटाइटिस बाहर का खाना भी, जैसे खुला तरबूज, खुला खरबूजा, खीरा, इस तरह के हमारे बड़े रेडियो में बाहर मिल रहे होते हैं, स्पेशली गर्मी के सीज़न में आलू बुखारे का पानी हो गया बाहर, इस तरह से आम रेडियो पर मिल रहा होता है, और हमारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे अफराद, मजदूर तबका, वो तो पी रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं, क्या इससे भी उनको हेपेटाइटिस सी हो सकता है? नहीं। अच्छा, इससे नहीं। हेपेटाइटिस सी ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ ही होना। ठीक है, इन चीज़ों से सिर्फ इन्फेक्शन हो सकता है जी, मेरे ख्याल से। हेपेटाइटिस इनकी अलामात ए और क्या ई। क्या है इसकी? हेपेटाइटिस सी की हेपेटाइटिस सी की कोई अलामत नहीं है, शुरू में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है, और यही वजह है जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है क्योंकि इसकी कोई अलामत नहीं है। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि जिस पेशेंट का भी एक्सपोजर हो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, प्रेवलेंस का मतलब है कि हमारे परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो भी पेशेंट हॉस्पिटल आए या क्लिनिक आए उस हर बंदे का हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होना लाजमी है। अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस बी है, क्या उन पेशेंट्स को भी हेपेटाइटिस सी होने का खदशा ज़्यादा होता है? रूट सेम है, जैसे वो भी ब्लड के थ्रू होना है, ये भी ब्लड के थ्रू होना है, इसलिए इकट्ठे होने का खतरा होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी एक अलग बीमारी है, सी एक अलग बीमारी है, दोनों अलग अलग वायरस हैं। अच्छा, और इसमें जिगर किस हद तक मुतासर होता है, स्पेशली हेपेटाइटिस सी में? हेपेटाइटिस सी जिगर
पे ही हमला करता है। सबसे पहला उसका हमला जिगर पे ही है, जिगर पे हमला करके उसकी सोजिश करता है। सोजिश जब लंबे अरसे के लिए चलती है तो जिगर सिकुड़ जाता है। जब जिगर सिकुड़ जाता है तो फिर खून की उल्टी और पेट का फूलना, पेट में पानी का पड़ना, ये सारी अलामत, जिगर का कैंसर। लिवर सिरोसिस क्या है? लिवर सिरोसिस उर्दू में कहें तो जिगर का सिकुड़ना, और अगर इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें तो जिगर में फाइब्रोसिस होने को सिरोसिस कहते हैं। अच्छा, तो हेपेटाइटिस सी का इलाज जो है वो तवील है या फिर इट्स 3 से 6 माह का इलाज है, बहुत आसान इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, अंदर कोई ऐसे इसके सिम्टम्स नहीं रहते? 80% लोगों में ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये दोबारा हो सकता है, लेकिन दोबारा इलाज भी हो जाता है। इसलिए अच्छा, कितना टाइम आपने कहा? 6 महीने? 3 से 6 माह, 3 से अमूमी 6 तौर माह। पे 3 माह, कुछ मरीजों में 6 माह। और एक से दूसरे अफराद में लगने के कितने चांसेस हैं हेपेटाइटिस सी का? जब हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो तो फिर 10%, 8 to 10% चांसेस हैं 10% अगर ट्रांसफ़र chances हो हैं। तो। अगर जो नीडल से एक बंदे की नीडल जो हेपेटाइटिस सी वाली दूसरे नॉर्मल पेशेंट में वही अगर यूज़ की जाए, या नीडल प्रिक जिसे हम कहते हैं, उसमें तकरीबन 1% चांसेस हैं। अच्छा, अगर जैसे कोई औरत है उसको हो जाता है तो क्या वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है? हाँ, प्लान कर सकती है। हेपेटाइटिस सी की जो ट्रांसमिशन है मदर टू चाइल्ड वो बहुत लो है, अच्छा, इसलिए ये रिकमेंडेशन नहीं है कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीड ना किया जाए। ठीक है। हेपेटाइटिस बी में थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। हेपेटाइटिस बी की जो ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हेपेटाइटिस बी के बच्चे जो पेशेंट्स देखते हैं वो बहुत जल्दी कम्प्लिकेट कर जाते हैं। उसमें फिर आपको एंटीबॉडीज़ भी देनी है, मेडिसिन भी देनी है, और उसकी एक पूरी एहतियात है हेपेटाइटिस बी के केस में। सी में अच्छा। ऐसा कुछ नहीं अभी। तो हेपेटाइटिस सी जैसे अब किसी का बहुत ज़्यादा सीवियर है, बिगड़ा हुआ है, तो क्या वो मियाँ बीवी भी आपस में उनको भी जो है एहतियात करनी पड़ेगी? जी जी, अब एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी सिक्रीशंस जब ट्रांसफ़र होंगी तो हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो सकता है बीवी को? जी। और हेपेटाइटिस सी का इलाज चूँकि आसान है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं इलाज करें, और बी की सूरत में हम कहते हैं कि पार्टनर की वैक्सीनेशन कराई जाए। अच्छा, तो फिर पहले ही उसकी वैक्सीनेशन करा दी जाती है। बाकी किसी चीज़ के खाने से अगर कोई एक ही प्लेट में खाना खा रहा है या कोई ऐसी चीज़ें शेयर हो रही हैं या कपड़े शेयर हो रहे हैं, तो क्या उससे भी कुछ होता है? बस बॉडी सिक्रीशंस शेयर नहीं होनी चाहिए। कपड़ों से कुछ नहीं होता, खाने से कुछ नहीं होता, उठाने से बच्चे को अमूमी तौर पे जो है उससे ट्रांसफ़र नहीं होता। ब्लड या ब्लड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिगड़ने की निशानी क्या क्या होती हैं, स्पेशली कि हेपेटाइटिस बिगड़ गया अब ये सी? हेपेटाइटिस बी बिगड़ने का मतलब है, हेपेटाइटिस बी या सी बिगड़ने का मतलब ये है कि उसने जिगर पे अपना इफेक्ट दे दिया, जिगर को ख़राब कर दिया। अच्छा, सिरोसिस कर दिया। अच्छा, उसकी जो अलामात हैं, सबसे पहले मरीज़ गनूदगी में जाता है, उसके पेट में पानी पड़ जाता है, उसको काले रंग के पखाने शुरू हो जाते हैं, अंदर इंटेस्टाइन में या खुराक की नाली में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मैदे में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या मरीज़ का जो जिगर है वो कैंसर में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। इसे हम कहते हैं जिगर का बिगड़ना। तो इस हद तक पहुंच जाता है ये। अच्छा, इसमें कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल भी हमें रोकना पड़ता है? कोई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको आप कहते हैं कि नहीं, इलाज के टाइम पे अब आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, अब मनाओ? अगर सिंपल हेपेटाइटिस सी की बात करें, जैसे नॉर्मल है, उसका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया, पीसीआर करवाया, उसमें भी पॉजिटिव आ गया, तो उसमें किसी किस्म की कोई भी ग़िज़ा की एहतियात नहीं है, किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं है ग़िज़ा की। प्रोटीन्स आपने ज़्यादा लेनी है, चूँकि जिस्म एक हालत जंग में है, वो किसी वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, तो आपने बॉडी को असला इम्यूनेशन देना है, इसलिए आपने खाना पीना अपना अच्छा रखना है। हाँ, अगर जिगर सिकुड़ गया है और मरीज़ बार बार गनूदगी में जा रहा है, तो फिर हम रेड मीट कुछ पेशेंट्स में कहते हैं अवॉइड करें, और सॉल्ट, ये 2 चीज़ें होती हैं अगर जिगर सिकुड़ गया है, उसके पेट में पानी है या गनूदगी में जा रहा है। वरना नॉर्मल हेपेटाइटिस सी का पेशेंट जो अपना इलाज करवा रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, उसे किसी किस्म की खुराक को नहीं रोकना। नॉर्मल अपना घर का खाना खाए जिसमें गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली सब कुछ शामिल होना चाहिए। अच्छा, और हेपेटाइटिस जो सी है उसके इलाज के बाद ये वापस भी आ जाता है क्या? कोई ऐसे खतरा? कम लोगों कम चांसेस होते हैं, इसलिए हम 2-3 दफ़ा पीसीआर बार बार करवाते हैं। We'll take a break. We'll be right back. You're watching Morning with Fiza.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान, जिनसे हम बात करें हेपेटाइटिस सी के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ट्रांसप्लांटेशन कब ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को? जिगर का ट्रांसप्लांट, जब जिगर सुकड़ जाए, जिगर मुतासिर हो जाए, तो उसमें एक स्टेज आती है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उसका एक बड़ा स्पेसिफिक स्कोर है जिसे हम मेल्ड सोडियम स्कोर कहते हैं। वो हम कैलकुलेट करते हैं पेशेंट का। अगर वो 12 से ज़्यादा है तो हम ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर देते हैं, और अगर 15 से ज़्यादा है तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेशेंट को होती है। अब पेशेंट का ट्रांसप्लांट जिगर सुकड़ने के बाद कब होना चाहिए, इसका डिसीजन उसका जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, जो लिवर स्पेशलिस्ट है, वो लेता है। आप उससे ये डिस्कस कर सकते हैं इस टाइम मेरा मेल्ड सोडियम स्कोर कितना है या चाइल्ड स्कोर कितना है। ये 2 स्कोर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ट्रांसप्लांट कब करना है। और इसके अलावा कुछ और इंडिकेशंस हैं, जैसे जिगर में अगर कैंसर हो गया है तो जिगर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट की अगर खून की उल्टियाँ बार बार आती हैं, उसके लिए किया जा सकता है। अगर पेशेंट बार बार गनूदगी में जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए, फेफड़ों का कोई मसला जिगर के साथ रिलेटेड है तो उसमें कुछ इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिसकी बेस पे जिगर के ट्रांसप्लांट का फ़ैसला किया जाता है, और ये एक बोर्ड फैसला करता है। अच्छा, अब हमें ये जो खून की टेस्ट है, उसकी स्क्रीनिंग है, तो ये सब कब कब करवानी चाहिए? इसके सारे प्रिकॉशंस का कैसे ख्याल रखना चाहिए? हेपेटाइटिस सी की स्क्रीन, हर पेशेंट, हर जो अस्पताल में इलाज के लिए आए उसकी हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पास जो भी हॉस्पिटल में आया उसकी तो हेपेटाइटिस जो बी नॉर्मली अगर जैसे खुद अगर हम करवा लें, इसके हमें अगर पता करना है और इसके टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो करवा सकते हैं? जी करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत से कैंप्स अरेंज किए जाते हैं, चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में, इसलिए कितने अरसे के बाद करवानी चाहिए? साल में 1 दफ़ा करवा लें। ओके। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी जॉब क्या है। अगर आपकी हाई रिस्क जॉब है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, या टेक्नीशियंस हैं जो डायलिसिस वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उन्हें जल्दी करवा लेना चाहिए। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में इसके लिए कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है कितनी देर बाद करवाना चाहिए, 2 से 3 साल बाद करवाया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया था कि अगर मियाँ को हेपेटाइटिस सी है तो बीवी की वैक्सीनेशन पहले करवा दी जाती है, तो इसकी वैक्सीनेशन का तो मुझे कंफर्म है कि चलो है। तो ये अगर किसी पेशेंट को पता चलता है कि या फिर उसको कोई ऐसा खदशा है, तो क्या वो वैक्सीनेशंस ले सकता है खुद? हेपेटाइटिस सी की दुनिया में वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है हमारे अच्छा, पास। बी की वैक्सीनेशन। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी मियाँ को है तो बीवी करवा ले, बीवी को है तो मियाँ करवा ले। और अगर हेपेटाइटिस सी का है तो बीवी नहीं करा सकती हेपेटाइटिस, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन कोई है ही नहीं। हेपेटाइटिस सी का चूँकि इलाज बड़ा आसान है, PCR जो वायरस का लोड है वो 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 1 महीने की दवाई की जाए और उस दौरान अवॉइड किया जाए मियाँ बीवी का ताल्लुक़। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील में समझाया। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ये डेंजर जोन पे चला जाए तो फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये डेंजर हो जाता है या आपकी जान लेवा हो सकता है। इसी तरह जैसे आपकी बॉडी के बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो ख़राब कर सकता है। और ख़ास तौर पे जैसे ट्रांसप्लांट के बारे में भी अभी उन्होंने समझाया कि अगर कर, अच्छा ये कामयाब है डॉक्टर साहब यहाँ पर? जी ट्रांसप्लांट जितने भी होते हैं लिवर के स्पेशली, तो वो पाकिस्तान में कामयाब सर्जरीज हैं? बहुत से पेशेंट, हज़ारों में ऐसे मरीज़ हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओह वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके खर्चे कितने हैं? क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है इसका इलाज ट्रांसप्लांट कराना? ये सेंटर टू सेंटर एक आम बंदा अफोर्ड कर सकता है? गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए हैं। अमूमी तौर पे प्राइवेटली करवाएं तो ये तकरीबन 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक खर्चा है लिवर ट्रांसप्लांट का। ओह माय गॉड, 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा है, और ये मिनिमम बताओ। अगर इंडिया या चाइना से करवाया जाए तो इससे ज़्यादा महंगा। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट जो है अभी सपोर्ट कर रही है, उनके प्लान्स हैं। बहुत से पेशेंट्स को सपोर्ट किया, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, स्क्रीनिंग कराते रहें
और अपने रेगुलर टेस्ट करवाएं। वो जैसे कि हमने कहा है कि साल में एक बार तो करा लेना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपने घर का अगर ऐसा कोई सरबराह है जो हर फ़र्द, मुझे लगता है घर का एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द होता है, चाहे वो बीवी के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, बाप के, दादा के, नानी के, शौहर के, किसी भी भाई बहन के रूप में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी फैमिली में, आपकी लाइफ में। इन सब का ठीक रहना, इन सब का ख्याल रखना, हम सब का आपस में सेहतमंद होना वेरी इंपॉर्टेंट। तो ख़ास ख्याल रखिए, इट इज़ वेरी डेंजरस। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि एक टाइम आया था जिसमें बहुत ज़्यादा रेशो डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी हेपेटाइटिस सी की वजह से। तो आई डोंट वांट कि अब लोग मज़ीद जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर नेगलेक्ट करें और उसको बिल्कुल टाइम न दें और उसको देखें ना, और उसके बाद इस तरह की सिचुएशंस में फंसें और उनकी सेहत जो इस तरह से ख़राब हो। तो आप मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी मेरे पास ज़बरदस्ती एक खूबसूरत सी दोस्त है मेरी, और बहुत प्यारी, जिस तरह से आपको प्योर होके बिल्कुल साफ़ अल्फाजों में समझाती हैं, बताती हैं, जो सच होता है, ऑथेंटिक होता है, वही मशवरा देती हैं। मेरे पास है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब, और आज हम इनसे बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर, और वेट लॉस के जो इसके स्पेशली इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बंदे जब वेट लूज़ के ऊपर चले जाते हैं तो स्किन लूजिंग होना, फिर अगर हम उसको कोई लाइपोसेक्शन से कोई ऐसे प्रोसीजर्स करवा के उसको लूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो पहले ये बताइएगा कि जो वेट लॉस प्रोसीजर्स हैं वो किस किस्म के हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं कि पहले आपका वेट कितना है। वेट के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो जितना ज़्यादा वेट होता है उसी के हिसाब से उतने इन्वेजिव या सर्जिकल प्रोसीजर्स का इंतखाब किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI का क्या मतलब है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। तो अगर तो BMI जो है वो 25 के अंदर अंदर है तो आपको किसी किस्म की प्रोसीजर की, ट्रीटमेंट्स की, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप आइडियल वेट के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप 25 BMI क्रॉस करते हैं तो 25 to 30 BMI पे आपको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ये मतलब है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे और जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे या पोर्शन कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप वापस अपने आइडियल BMI यानी 25 BMI में फॉल करेंगे। अच्छा। लेकिन जैसे ही आप 30 BMI को क्रॉस करते हैं वो यूजली आपका 90 kg से अबव होता है। जब आप 90 kg 100 kg पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि अब आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट्स अच्छा, तो अब इसमें प्रोसीजर्स कौन कौन से आ जाते हैं और कितने किस्म के आ जाते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम मेडिकेशंस पे आते हैं कि मेडिकेशंस हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का ज़माना है, ख़ासतौर पे इंजेक्शंस का, जिनको हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं। कमर्शियल नेम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो वो जो हफ्तावार इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उससे आप डबल डिजिट में अपना वेट लूज़ कर लेते हैं। लाइक 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs भी लूज़। एक इंजेक्शन से? नहीं, एक नहीं, उसका कोर्स होता है पूरा 3 to 6 मंथ्स का आपने कोर्स करना होता है और उसके साथ आप काफ़ी हद तक वेट रिड्यूस करते हैं। तो ये वेट लॉस भी 3 से 6 महीने के अंदर अंदर होता है? 3 से 6 और वो महीने। इंजेक्शन पेट पे लगाया जाता है? जी, पेट में यानी स्किन के अंदर, स्किन के नीचे जो चर्बी होती है उसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते जहाँ हैं। जहाँ अगर हाथ के साइड पे है तो हाथ नहीं पे? नहीं, ऐसे या नहीं, फिर ऐसे नहीं है। इट्स लाइक इंसुलिन, जैसे इंसुलिन का पेन होता है, जैसे शुगर की हम लोग जैसे शुगर के मरीज जो हैं वो इंसुलिन का पेन यूज़ करते हैं, इसी तरह इसका भी पेन आता है। तो आपने हफ्तावार जो है वो पेट के अंदर लगा लेना है और इसकी कोई दर्द नहीं होती क्योंकि बिल्कुल सब क्यूटेनियस यानी कि स्किन के अंदर लगने वाली दवाई है और वो पूरा हफ्ता अपना एक्शन करती रहती है और आपके ख़ास तौर पे आपकी जो हंगर सेंटर है ब्रेन के अंदर, आपकी भूख को ख़त्म कर देती है। तो जैसे ही भूख ख़त्म होती है तो आपकी बॉडी आपके फैट सेल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, तो आप वेट रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप बगैर सुपरविजन के, आजकल हमने बहुत देखा है कि ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो ब्लैक में बिक रही हैं और लोग बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बगैर सुपरविजन के, डॉक्टर की सुपरविजन के इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आंतों के मसाइल, मतली का रहना, लूज स्टूल्स का होना और इसके अलावा पैंक्रेटाइटिस और बहुत सारे सीरियस मसाइल हैं जो मैं अभी बता के डराना नहीं चाहती, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि आप सुपरविजन में रहें। एवरी मंथ आप अपने डॉक्टर से मिलें। नहीं, वैसे थोड़ा सा डरा दें आप, मुझे लगता है ये पता तो होना चाहिए लोगों को कि क्या असलियत क्या है। ये मैंने आपके बारे में
में बोला ना कि आपको बुलाने का मकसद यही कि जो सच है आप वो बताएंगी, दैट्स इट। जी, कुछ जानलेवा मसाइल भी इससे हो सकते हैं। ओह रियली? जी बिल्कुल। इससे पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे एकदम से आपका लबलबा सूज जाता है और पेट में शदीद दर्द उठता है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और अगर फौरी तौर पे इलाज ना किया जाए तो जान जाने का ख़तरा होता है। तो ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मॉलेज के मशवरे से और उसकी सुपरविजन में रहते हुए ये सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अच्छा, और दूसरा प्रोसीजर क्या है? एक तो जी, लाइपो भी है। लाइपोसक्शन। अब लाइपोसक्शन की अगर बात करें तो लाइपोसक्शन 2-3 डिफरेंट किस्म की लाइपोसक्शन है। जब शुरू में लाइपोसक्शन आई, जब स्टार्ट हुई तो वो जनरल एनेस्थीसिया में होती थी, अभी भी जनरल एनेस्थीसिया में होती है, मतलब मुकम्मल बेहोशी का प्रोसीजर है। और उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को बेहोश करके तो एक कैनला लिया जाता है, इतना लंबी रॉड होती है लोहे की, जो कि स्किन के नीचे वाली चर्बी के अंदर जाती है और वहाँ से तोड़ के फैट्स को निकाल देती है, सक्शन करके। सक्शन करती है। बहुत ट्रॉमेटिक प्रोसीजर होता है, बेहोशी का प्रोसीजर है। जब पेशेंट उठता है तो 4 हफ्ते तक बेड पे रहना पड़ता है, बहुत ब्रूजिंग वो जो होती है। सक्शन होता है, उसका जो कट लगता है, जो सुराख होता है, वो कितने इंच का होता है? वो कितना 4 mm का होता है। 4 mm का मतलब है, आप समझें कि बिल्कुल ये पोर से भी आधा। मेरी उंगली हीलेबल, राइट? की- बिल्कुल हीलेबल होता बट है। वो होता डीप है। वो होता इतना डीप भी नहीं होता, लेकिन चूंकि ये एक सबसे पुराना तरीका है लाइपोसक्शन का, Okay. जो कि अभी भी बहुत राइज है, पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। उसमें कोई आंतड़ियाँ, कोई डैमेज होने का खतरा या फिर कोई ऐसी चीज? जी ऐसा है कि अगर आप माहिर अपने आपका जो नॉलेज है वो बहुत माहिर नहीं है तो ऐसा होने का ख़तरा होता है, और ऐसे केसेस अच्छा। हमने सुने भी हैं। तो अच्छा। हमेशा अपने नॉलेज का जो इंतखाब है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है? तो उस पे जाएं कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं अपने काम के, हमेशा उनसे काम कराएं, ठीक है? उसके बाद और लाइपो किन किन जगहों का हो सकता है? मतलब लाइपो- रेकमेंडेड है कि जैसे इन जगहों का हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता? मैंने तो थोड़े टाइम पहले एक हमारे पास और भी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि कोई पूरे मुंह का लाइपो भी जी करा के बिल्कुल। बैठा हुआ था, तो वो उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो बस अब वो इसकी ये हालत थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैंने क्या किया। तो कौन डॉक्टर थे जिन्होंने मुंह का लाइपो कर दिया यार? चिन का तो चलो सुना, डबल चिन का, मुंह का लाइपो भी होता है डॉक्टर साहिबा? देखिए डिपेंड करता है कि अगर आप लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन कर रहे हैं, उसमें भी कन्वेंशनल लाइपोसक्शन जिसकी मैंने आपको बात बताई है, जो कि मुकम्मल बेहोशी का प्रोसीजर है, वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है फेस पे करने के लिए। लेकिन अगर किसी के पास लेज़र है तो लेज़र जो है, चूँकि हम चेहरे पे करते हैं, लेज़र इज़ वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट, उसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बारीक होते हैं और हम फेस का करते हैं, लेकिन उसमें भी लोअर फेस रिकमेंडेड है। आप कभी भी फोरहेड पे या चीक्स वाले एरिया पे लाइपोसक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खून की नालियाँ और बहुत सारी नसें गुजरी होती हैं, तो आपने वहाँ पे नहीं करना होता। वहाँ और बहुत सारे तरीके हैं फ़ैट को ख़त्म करने के, जैसे कि हाइफू है या और कुछ एक्यूटाइट वाले तरीके हैं, एंडोलिफ्ट के तरीके हैं, बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। थ्रेड लिफ्ट है, थ्रेड लिफ्ट है, तो आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, बजाय कि आप लाइपोसक्शन फेस पे करें। फेस पे लाइपोसक्शन रिकमेंडेड नहीं है, लोअर फेस पे आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो भी लेज़र असिस्टेड तो ये जो लाइपोसक्शन। डबल चिन पे लाइपो लोग करवा रहे होते हैं, इज दैट ओके, सेफ? Yeah, it's totally safe depending upon the experience of your doctor. अगर आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। दूसरा ये कि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं, जैसे अगर आप लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन करा रहे हैं लोअर फेस के ऊपर, तो इट्स टोटली सेफ। उसमें ना आपका खून बहता है, ना आपको बहुत ज़्यादा डाउन टाइम है, आप 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक होते हैं और डॉक्टर स्वेलिंग साहब, मैंने सुना है कि जिस जगह का लाइपो करा लिया जाए, अगर सपोज पेट का लाइपो कराए, तो जो आप कभी वेट अगर बढ़ा लेते हैं तो आपके जिस्म में हर हिस्से में जहाँ पे फैट आ जाएगा, मगर जिधर का लाइपो हो गया वहाँ पर फैट नहीं आएगा। इज दैट ट्रू? नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। मैंने खुद देखा है कि हम पेशेंट को करके भेजते हैं और वो उन्हें लगता है कि हमें गारंटी मिल गई है 2 साल तक हमारा वजन वापस नहीं आना, पेट भी अंदर रहेगा। हाँ, पेट भी अंदर रहेगा। फिर वो खाते हैं खूब सीडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं, और मैं बताऊँ 1 साल के बाद ही वहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं फैट्स। हाँ, उस तरह से नहीं आती, पहले जैसे कभी नहीं आती, क्योंकि हम जब भी किसी भी जगह पे लाइपोसक्शन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सख्त फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं, तो फैट्स को इतना आने की जगह ही नहीं मिलती। वो ऐसे समझ लें जैसे चिपक जाती है स्किन आपके नीचे वाले ऑर्गन्स के साथ। तो क्या होता है कि फैट्स को बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए, लेकिन फिर भी हो सकती है। हमने देखा है लोगों को वेट गेन करते हुए इवन आफ्टर लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे फैट नहीं आती, वहाँ पे फैट आ सकती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत कुछ है पूछने को, और डॉक्टर साहब ने भी बताना है। हमने टमी टकिन के बारे में भी पूछना है, और जो स्टमक में बेल्ट बांध देते हैं मैदे, आई डोंट नो व्हाट समथिंग लाइक, तो वो डॉक्टर साहब हमें सही से बताएंगे, उसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे, क्योंकि हमने आज ये सारी सर्जरीज़ के बारे में पूछना है। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कंजा, डर्मेटोलॉजिस्ट, और वो हमें आज बता रही हैं कि जो सर्जरीज़ हैं वेट लॉस के हिसाब से किसी को जब करानी होती है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। जी डॉक्टर कंजा, आप हमें बता रही थी वेट लॉस के सारी सर्जरीज़ के बारे में। मैं आप ये भी जानना चाहूँगी, ये जो टमी टकिन है ये क्या होता है? जी, टमी टक फ़िज़ा ये होता है कि जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद ख़ास तौर पे ख़वातीन में टमी आपने देखा होगा लटक जाता है, हैंगिंग टमी हो जाता है, बिल्कुल स्किन लूज़ हो चुकी होती है, बहुत सारे स्ट्राया और स्ट्रेच मार्क्स बन चुके होते हैं। वो जितनी भी एक्सरसाइज करें या डाइट का सहारा लें वो लूज स्किन वापस नहीं जाती, बिल्कुल लटकी हुई चर्बी जैसी स्किन हो जाती है, बिल्कुल ढलकी हुई स्किन होती है। तो उसमें वेट लॉस जितना भी वो कर लें उससे स्किन और लूज़ होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में हम ऐसे लोगों को मशवरा देते हैं कि आप टमी टक करा लें। टमी टक में क्या किया जाता है, ये अगेन बेहोशी का प्रोसीजर है और इसमें जो एक्स्ट्रा स्किन है नीचे फैट और मसल्स तक सब काट दिया जाता है और उसको दोबारा से स्ट्रेच करके आपकी प्यूबिक बोन के साथ अटैच कर दिया जाता है और नया बेली बटन बनाया जाता है। इट्स जस्ट लाइक प्लास्टिक सर्जरी। इट्स प्लास्टिक सर्जरी, यस। अच्छा, इसका अप डाउन टाइम 4 to 6 वीक्स तक होता है। 4 to 6 वीक्स आप काफ़ी पेन में रहते हैं और इसका एक जो साइड इफ़ेक्ट कह लें या जिसकी वजह से लोग इससे भागते हैं, इसका एक बहुत बड़ा स्कार बनता है। 360 डिग्रीज़ पे आपकी बिकनी लाइन के ऊपर एक स्कार होता है जो कि सारी उम्र वहाँ रहता है। तो उसमें कुछ ना कुछ स्टिचेस कभी कभी इन्फेक्ट भी हो जाते हैं। तो अगर आपको उस स्कार कुछ नहीं कहता तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग जिनकी हैंगिंग टमीज़ हैं वो ज़रूर टमी टक करा लें, तो उनकी आइडियल फिगर हो जाती है, उसमें जैसा वो चाहते हैं वैसी बन जाती है। बस सिर्फ ये निशान ही है, बस एक निशान है और इसके अलावा कोई चलो, इसका साइड इफेक्ट। ये मतलब थोड़ा से इसके चांसेस जो हैं वो बेहतर लगे मुझे। बेहतर, ये जो जी। बैलून वाली ट्रीटमेंट है वो क्या है, जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आप बता रही थी कि करा लेते हैं? जी, अच्छा, इसमें क्या होता है कि बैलून में एक कैप्सूल होता है, उसको हम कहते हैं कि आप निगल लें और उसके बाद उसको भर दिया जाता है पानी के साथ। एक रेडियोलॉजिकल मतलब हम बाहर देख रहे होते हैं रेडियोलॉजिकल कैमरे की मदद से कि अब बैलून जो है वो चला गया है स्टमक के अंदर, फिर उसको पानी से भर दिया जाता है। वो तकरीबन 3 to 6 मंथ्स आपके स्टमक के अंदर रहता है। अब चूंकि उस बैलून ने आपके स्टमक का बहुत सारा एरिया जो है वो कवर कर लिया होता है, तो आप कुछ खा नहीं पाते। आप 1 या 2 लुकमे लेते हैं तो आपका स्टमक फुल हो जाता है बिल्कुल, तो आपको फुल वाली फीलिंग आती है हमेशा। तो जब आप कुछ खाते नहीं हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आपकी फ़ैट्स यूज़ करना शुरू कर देती है अपनी एनर्जी के लिए। तो इससे आप 3 to 6 मंथ्स में काफ़ी वज़न कम कर लेते हैं। तो ये निकलता कैसे फिर बाद में? अच्छा, इसको खुद भी निकाला जा सकता है उसको पंक्चर करके, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि 3 to 6 मंथ्स में ये खुद ही रप्चर होके तो आपके स्टूल्स के रास्ते निकल जाता है। अच्छा, और ख़ुद अगर जैसे हमने पंचर करवाना है तो वो डॉक्टर करेगा। डॉक्टर सर्जिकल नहीं, इट्स नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये ऐसे ही है जैसे आपने वो स्टमक उसके साथ खाया था ना, वहीं से वो एक स्टिंग जाती है और उसको खींच देते हैं और वो फट जाता है बलून। तो इट्स नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये बस आप समझे कि खुराकी नाली के रास्ते होता है। जैसे और कोई side मछली को कांटा डालते हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट, वी टेक आउट द कैप्सूल, द बैलून आउट। इट्स नॉट, इट्स वी हैव टू जस्ट Rupture पॉप इट। करते हैं, अच्छा। रप्चर करना है एंड देन इट्स गोना गो अवे। उसने आपके वो जो खुराकी नालियों के रास्ते आपके स्टूल के साथ। तो इसमें लेथार्जिक होता है बंदा क्योंकि बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, उसका जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पेट भरा हुआ, उसको बिल्कुल। ओवरफ्लो लग रहा है, तो वो उसमें लेथार्जिक, कमजोरी। बिल्कुल हो सकती है। ऐसी सूरत हाल हर वेट लॉस और जब इतनी जल्दी लूज हो रहा है वेट तो फिर उसमें वो स्किन लूजिंग भी तो होती होगी। जी, लेकिन अगर देखें ये चूंकि सेलिब्रिटी प्रोसीजर्स है तो सेलिब्रिटीज़ को फिर सारी डाइट प्लान्स दिए जाते हैं कि आपने ये माइक्रो सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये सप्लीमेंट्स आपने साथ लेने हैं, वाटर का इस तरह से इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें खानी है ताकि आपकी स्किन के ऊपर एजिंग ना आए और आपकी मसल मास जो है वो लूज़ ना हो। अगर इन 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। अच्छा, अदनान समी खान साहब जो हमारे बहुत ही बड़े सुपरस्टार, सुपर सिंगर, माय फेवरेट, तो मैं तो बल्कि मुझे कहीं मिले तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप बैठे, मैंने तो इसके ऊपर आपसे बात करनी ताकि जिस तरह से आपकी ज़िंदगी आसान हुई, पूरी दुनिया में जितने लोग परेशान हैं उनकी भी ज़िंदगी आसान हो सके, और ये सदका जारी है। तो खैर मैं इसलिए भी उनका नाम ले रही हूँ बहुत पॉजिटिव तरीके से, मुझे तो वो वैसे भी बहुत पसंद है और अभी भी बहुत पसंद है। तो मुझे बताइएगा कि उनके साथ जो प्रोसीजर हुआ वो कौन सा प्रोसीजर था डॉक्टर साहिबा, और जिसकी वजह से उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी डेंजर बात तो नहीं थी, मगर उन्हें बड़ा स्मार्टली लूज़ किया। फिज़ा मुझे डायरेक्टली तो पता नहीं है, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन इतना वेट लूज़ जो है वो बैरेटिक सर्जरी के साथ ही पॉसिबल है। बैरेटिक सर्जरी क्या होती है कि उसमें लेप्रोस्कोपिक मतलब कैमरे की मदद से ये ऑपरेशन होता है। इट्स नॉट अ वेरी मेजर ऑपरेशन कि पेट को पूरा काटना नहीं पड़ता, सिर्फ कैमरे की मदद से छोटे छोटे सुराख होते हैं, 4 mm के 4 सुराख होते हैं, जिसके ज़रिए से एक तरफ से सर्जन की नाइफ जाती है, दूसरी तरफ से कैमरा जाता है, और क्या किया जाता है कि स्टमक को कट कर दिया जाता है और उसको हाफ कर दिया जाता है और स्टेपल करके बाहर आ जाते हैं। तो उसमें भी आप 3 to 6 मंथ्स में अपना 25% ऑफ योर वेट जो है वो
शेड ऑफ हो जाता है, तो आप बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। लाइक अगर कोई 120 kgs का है तो वो 70 kgs में आ जाता है, अगर कोई 150 kgs का है तो वो 80 kgs में हो जाता है, तो बिल्कुल आपका फिगर ही चेंज हो जाता है। और इससे सबसे अच्छी बात इन सर्जरीज़ की ये है कि आपकी डायबिटीज़, आपकी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कंसेप्शन के इश्यूज़, ये सब रिजॉल्व हो जाते हैं। ये इन चीज़ों का क्योर है, इन चीज़ों का इलाज है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट सिर्फ इन मसलों की वजह से आते हैं कि हमारी डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है, कंट्रोल नहीं हो रही, या हाई ब्लड प्रेशर है, या घुटनों की सर्जरी करानी है, तो अब डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कंजा जी, आपने हमारी बहुत रहनुमाई की। और हमारे पास टाइम ख़त्म हो चुका है, वरना हम मज़ीद इसके ऊपर और बात करते नेक्स्ट टाइम सही, मगर इसी टॉपिक को हम दोबारा डिज़ाइन करेंगे आपके लिए, ताकि हम इसमें मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। तो बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मोटापे से बचिए, वरना आपको बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो घेर लेंगी, खासतौर पर शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एंड लॉट्स मोर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू टुमारो।